हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.78 पे डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम पर हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर माना था। एक बार फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन को सुन लें। A conveyor belt having a length L and carrying a block of mass M moves at a velocity of magnitude V as shown in figure given below. What is the magnitude of velocity V naught with which the block should be pushed against the direction of motion of the conveyor so that the amount of heat liberated as a result of deceleration of the block by the conveyor belt is maximum? The coefficient of friction is mu. यानी सेम प्रॉब्लम है। एक बार मैं डायग्राम बना रहा हूं, पहले आप इसे समझ लें। कुछ इस तरह से एक कन्वेयर बेल्ट आपको दी गई है। और एक ब्लॉक को इसके लेफ्ट कॉर्नर पर रख के हम स्टार्ट कराएंगे। यहां पर ध्यान दें कि ब्लॉक की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन यह बोला गया है कि आप ऐसी सिचुएशन अराइज करें कि फ्रिक्शन मैक्सिमम वर्क करे। तो आप समझ सकते हैं कि इस कन्वेयर बेल्ट के लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से ही हम ब्लॉक को स्टार्ट करना चाहेंगे। इस बेल्ट को v वेलोसिटी से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाया गया है अपर पार्ट के लिए, जबकि लोअर पार्ट राइट डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करेगा। दोनों टर्मिनल्स के बीच की डिस्टेंस को L बताया गया है और हमें ब्लॉक की वो वेलोसिटी V नॉट कैलकुलेट करनी है जिससे फ्रिक्शन के द्वारा मैक्सिमम वर्क हो। यानी आप समझ सकते हैं कि इस ब्लॉक को इस कॉर्नर पे आके गिरना नहीं है। हम वेलोसिटी को एक लिमिट से ऊपर नहीं ले जा सकते। हमें फ्रिक्शन के द्वारा मैक्सिमम वर्क भी करवाना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह ब्लॉक इस एक्सट्रीम पे आके नीचे ना गिरे। अब ध्यान दें, V नॉट की वैल्यू को पूछा गया है, लेकिन ऑब्जर्वर की बात नहीं की गई है। तो क्लियर है कि हमें V नॉट ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। अपनी पिछली क्लिप में हम इस V नॉट को कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि V नॉट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब कभी किसी प्रॉब्लम में ऑब्जर्वर की बात नहीं की जाती है तो हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसे सॉल्व किया जाना चाहिए। और इस प्रॉब्लम को अपनी पिछली क्लिप में हम सॉल्व कर चुके हैं। ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बहुत इजीली इसे सॉल्व किया जा चुका है और वही इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कई तरीके से सोचते हैं, कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है ये बात कि मूविंग फ्रेम से अगर मैं करता तो आंसर आता कि नहीं आता। तो केवल उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं ये क्लिप बना रहा हूं, इस पर आप ध्यान दें। सो इस प्रॉब्लम को एक बार फिर से सॉल्व किया जा रहा है इस मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में। सो मैं यहां नोट कर दे रहा हूं कि अब इस प्रॉब्लम को मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया जाना है। सो सभी डाटा इस कन्वेयर के रिस्पेक्ट में लिखे जाएंगे। आप इस बात पर ध्यान रखें। फाइनली जब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट कैलकुलेट हो जाएगी तो हम उसे ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करके अपने आंसर को टैली कराएंगे ऑप्शंस से। सो कैसे होगा ध्यान दें। मैं इस V नॉट को कुछ देर के लिए यहां से हटा दे रहा हूं, क्योंकि अब इस प्रॉब्लम को मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में समझना है। यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं कि V नॉट ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी है और इसे ही कैलकुलेट किया जाना है। मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं, आप ध्यान रखें। मान लीजिए इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में V डैश है। अब क्लियरली अगर कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी V डैश है तो इस बेल्ट से न गिरने की स्थिति में इस कॉर्नर पे जब ये ब्लॉक पहुंचेगा तो इस कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होनी चाहिए। और डायरेक्शन में कुछ इस तरह से आप यह समझ सकते हैं कि बेल्ट के रिस्पेक्ट में जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ इस तरह से V होगी तभी ग्राउंड ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को
इस पोजीशन पर रेस्ट में देख पाएगा, और क्लियरली इस पोजीशन पर इसे ग्राउंड ऑब्जर्वर रेस्ट में देखे, ये जरूरी है ताकि ये ब्लॉक यहां से गिर ना जाए। सो बेल्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने v डैश और इस पोजीशन पर वेलोसिटी को v माना है। पूरी प्रॉब्लम के लिए इस डायरेक्शन को i कैप कंसिडर करेंगे हम लोग, जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब ध्यान दें, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा कि इस ब्लॉक को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगा है। उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं। आप ध्यान दें, ये होगी v बराबर u प्लस at, और वैल्यूज रखने पर मुझे मिलेगा v i कैप इक्वल टू v डैश i कैप प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू टाइम। यहां पर t वो समय है जिसमें ये ब्लॉक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आया है। टाइम की रिक्वायरमेंट क्यों है, अभी आप फर्दर ये बात समझ जाएंगे। पहले आप ये समझें कि इस पूरी प्रोसेस में इस बेल्ट में चलने के कारण इस ब्लॉक पर मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कि म्यू आर के बराबर होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं है तो हम आर को mg लिख पाएंगे। म्यू mg फोर्स इस ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, और मोशन की डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई फोर्स इस ब्लॉक पर नहीं लग रहा है, तो इसकी डायनेमिक्स होगी सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड म्यू जी आएगा। अब इस वैल्यू को यूज करने पर हम लिख पाएंगे वी आई कैप इक्वल टू वी डैश आई कैप माइनस म्यू जी आई कैप इंटू टी, और इसे सॉल्व करने पर टाइम का वैल्यू आएगा v डैश माइनस v अपॉन म्यू जी, यानी इतना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक आने में। एक बात पर और ध्यान दें कि कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक अभी भी v मैग्नीट्यूड से ट्रेवल कर रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी इस कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगी, वही कंडीशन होगी जब फ्रिक्शन वर्क करना बंद करेगा। हम ब्लॉक को इस टर्मिनल पर v स्पीड से इस डायरेक्शन में जाता हुआ मान के ये सभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के मैक्सिमम वर्क करने के लिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि इस टर्मिनल पे आके ये ब्लॉक नीचे तो नहीं गिर गया। वही मैं कंफर्म कर रहा हूं, और उसके लिए मैंने इस ब्लॉक की वेलोसिटी को कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में v से प्रेजेंट किया है। यह बात इंश्योर करती है कि इस टर्मिनल पर भी ये नहीं गिरा है। इसके बाद इसकी वेलोसिटी लगातार इस बेल्ट के रिस्पेक्ट में चेंज होती जाएगी, और फाइनली जब इस बेल्ट के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वो मूवमेंट होगा जहां पर फ्रिक्शन आगे फर्दर वर्क करना बंद कर देगा। सबसे पहले मैंने टाइम कैलकुलेट किया है इस ब्लॉक के यहां से यहां पहुंचने तक के लिए, और अब हमें v डैश को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि जिस ड्यूरेशन में ब्लॉक इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पहुंचा बेल्ट के रिस्पेक्ट में, तो उतने टाइम में ये बेल्ट कितना मूव कर गई होगी इस प्रोसेस में, क्योंकि हम जानते हैं कि बेल्ट के मोशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप बेल्ट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं। इतने टाइम में इस बेल्ट के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा वो होना चाहिए v डैश माइनस v अपॉन म्यू जी इंटू वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट, जो कि v है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रख के अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं इस प्रॉब्लम में, तो मैं क्या लिख पाऊंगा, ध्यान दें। थर्ड इक्वेशन आप जानते हैं यह है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। यहां पर v का रोल v प्ले कर रहा है और u का रोल v डैश। बिल्कुल क्लियर समझें कि हम सब कुछ मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। हमने v डैश v और सभी डाटा मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। हम डिस्प्लेसमेंट को भी मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। आप ये जानते हैं कि जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो आप आधे डाटा किसी एक ऑब्जर्वर के लिए और आधे किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए नहीं लिख सकते। अगर आप v और v डैश मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो आप इस केस में डिस्प्लेसमेंट को एल आई कैप नहीं लिख पाएंगे। यही वजह है कि मैंने जानने की कोशिश की कि उस ड्यूरेशन में जब ये ब्लॉक इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक आया, ये बेल्ट कितना ट्रेवल हो गई। अब सब कुछ जानने के बाद जब डाटा पुट किए जाएंगे तो ये बनेगा v स्क्वायर इक्वल टू v डैश स्क्वायर प्लस 2
इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, जिसे हम लिखेंगे माइनस म्यू जी आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और कैसे लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट को समझें। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें लिखना है इस ब्लॉक का बेल्ट के रिस्पेक्ट में। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट वेक्टर, फिलहाल मैं ऐसे लिख दे रहा हूं और अब एनालाइज करके इसको नेक्स्ट लाइन में हम शो करेंगे। सो वी स्क्वायर इक्वल टू वी डैश स्क्वायर माइनस, मैं इसे माइनस कर दे रहा हूं, आप ध्यान दें, ये होगा माइनस 2 म्यू जी इंटू आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेल्ट। आप ये क्लियर समझ पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक बोलने का अर्थ है कि ब्लॉक ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस हुआ है, और वो हम इस डायग्राम से क्लियरली एल यूनिट देख पा रहे हैं। सो वैल्यूज अप्लाई करने पर v बराबर होगा v डैश स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एल आई कैप माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेल्ट, जो कि होगा v डैश माइनस v अपॉन म्यू जी, जो कि टाइम है, इंटू वेलोसिटी विद माइनस आई कैप। हम ये जानते हैं कि बेल्ट माइनस आई कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो अब अगर इस डाटा को सॉल्व किया जाए तो क्या आउटकम आएगा, उस पर नजर बनाए रखें। ये होगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी डैश स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी आई डॉट आई, और आई डॉट आई दोनों प्लेसेस पे 1 हो जाएंगे। सो हम लिख पाएंगे माइनस 2 म्यू जी इंटू एल प्लस वी इंटू वी डैश माइनस वी अपॉन म्यू जी। कुछ इस तरह से इसे प्रेजेंट किया जा सकेगा। और अब आगे बढ़ाने पर यह बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी डैश स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एल, और यह बन जाएगा म्यू जी से म्यू जी को कैंसिल करने के बाद माइनस 2 वी वी डैश और प्लस 2 वी स्क्वायर। कुछ इस तरह से यह ओपन होगा। आप ध्यान देते रहे, इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट टर्म में हमें मिला है 2 म्यू जी एल, और सेकेंड टर्म में म्यू जी कैंसिल होने के बाद माइनस 2 वी वी डैश और माइनस माइनस प्लस 2 वी इंटू वी वी स्क्वायर। सो कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिला है। और अब इसे सॉल्व करके क्या रिजल्ट आएगा, एक बार उस पर ध्यान दें। वी स्क्वायर को राइट साइड और 2 म्यू जी एल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पर यह बनेगा 2 म्यू जी एल इक्वल टू वी डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 वी डैश वी। 2 वी स्क्वायर से वी स्क्वायर को माइनस कर दिया गया है, और वी डैश माइनस वी होल स्क्वायर का वैल्यू आएगा 2 म्यू जी एल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी को हम ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख रहे हैं। सो होल स्क्वायर कैंसिल करके इसमें अंडर रूट लगाया जा सकता है। सो वी डैश का वैल्यू हमें फाइनली मिला है वी प्लस अंडर रूट 2 म्यू जी एल। कुछ इस तरह से v डैश का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। इस वेलोसिटी से इस ब्लॉक को अगर बेल्ट के रिस्पेक्ट में स्टार्ट किया जाए तो हम सक्सेसफुली वो कर पाएंगे जो इस प्रॉब्लम की डिमांड है। इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन के द्वारा मैक्सिमम वर्क करवाया जाना है, और उसके लिए इस ब्लॉक को इस कॉर्नर से गिरने से बचाना जरूरी था। सो हमने इस पूरी प्रॉब्लम को इसी एस्पेक्ट में सॉल्व किया, और हमें v डैश का वैल्यू कुछ इस तरह से मिला। ये वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में है, लेकिन हमें फाइनल आंसर ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देना होगा। सो एक स्टेप तक इसे और सॉल्व करना होगा। आप ध्यान देते रहें, मैं ये सब यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइनल स्टेप समझें कि हमको वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड है, और हमने निकाली है बेल्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। सो फाइनल रिलेटिव फॉर्मूला हम लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, और वैल्यूज पुट करने पर यह होगा v प्लस रूट 2 म्यू जी एल आई कैप इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, जो कि हमको कैलकुलेट करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, जो कि माइनस वी आई कैप है। और अब सॉल्व करने पर यह बनेगा वी आई कैप प्लस 2 म्यू जी एल अंडर रूट आई कैप इक्वल टू वी बी वेक्टर प्लस वी आई कैप, और वी आई कैप टर्म को कैंसिल करने के बाद जो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वेक्टर हमें मिलेगा
वो होगा √2μgl इंटू आई कैप। सो कुछ इस तरह से ब्लॉक की वेलोसिटी को प्रेजेंट किया जा सकेगा और इसके मैग्नीट्यूड को बताया जा सकेगा √2μgl। जो बच्चे इस मूविंग बेल्ट के फ्रेम से सोचेंगे वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान देना होगा कि वो कुछ डाटा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और कुछ डाटा मूविंग बेल्ट के रिस्पेक्ट में यूज ना करें। इस प्रॉब्लम को करने का बेस्ट वे वही है जो हमने इससे पिछली क्लिप में तैयार किया था। यह क्लिप केवल उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो मूविंग बेल्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या इस रास्ते को जानना चाहते हैं कि अगर मैं मूविंग बेल्ट से सॉल्व करता तो ये कैसे आगे बढ़ता। थैंक यू।